What was our last heading? I think we started with, right? हमने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट किया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था? हैंड रेस करो। ठीक है, अच्छी बात है, ऑलमोस्ट सभी ने दिया था। Result I will post today on the group itself. So when we are going to discuss the test? After posting result, ताकि तुम्हें पता रहे। मैं पहले रिजल्ट भी पोस्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी पोस्ट कर देता हूँ, राइट? ताकि तुम एक बार फ्रेंड से क्रॉस चेक कर लो। Then we will discuss it in the next lecture. Is that okay? Yes, sir. Yes. चलो, मुझे जल्दी से अपने लेक्चर नोट्स में एक बार लास्ट हेडिंग बता दो, क्या थी? Wavelength. वेवलेंथ। ठीक है, okay. Next, wave number. It is the number of waves or number of cycles, number of complete oscillation taken by radiation per unit length. समझना, फिर कॉपी कर लेना। Wait for a minute. Let's say we have wave in this manner. Yeah, this is one complete cycle from here to here. Second complete cycle, and so on. Let's say the distance from here to here is 5 centimeters. Here wavelength which is 5 centimeters for one complete cycle, one complete oscillation, one complete wave. Now how many such kind of oscillation cycles, waves will be there in one unit length in 1 meter? So 5 centimeter का एक wave है, एक oscillation है, for 100 centimeter we can have 20 waves. Clear? So 20 is the wave number. 1 unit length में कितने ऐसे complete cycles आ रहे हैं? That is wave number, and it can be defined as 1 by lambda. Lambda का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 20 आ जाएगा। क्लियर? 1 मीटर अपॉन 0.05 मीटर, 1 मीटर में कितने वेवलेंथ होंगे, कितने साइकिल्स होंगे? 1 by lambda, 20 आ जाएंगे।
इसे रीड किया जाता है वी बार, ऊपर जो डैश किया है ना बार पढ़ा जाता है वी बार। ऐसा यूनिट 1/मीटर, मीटर इनवर्स, बाकी फिर सेंटीमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, all we can have such kind of units. I have given one fill in the blank. 100 centimeter equal to how many meter inverse? Definitely One. centimeter inverse से यदि सेंटीमीटर होता आंसर 1 मीटर होता। अब हमें ये देखना है क्या सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में वही रिलेशन है या कुछ अलग है? And if you get the answer, you can type in chat box. Got one answer from Shaurya. सुदर्शन से भी आया एक आंसर। So 100 centimeter is 1 meter. 100 centimeter inverse is also 1 meter inverse. सोचने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन करना है। Because till now I have got 5 answers, 6 answers, 7 answers, and out of that only one answer is correct. सानिशा का आंसर सही है, बाकी किसी का सही नहीं है अभी तक आंसर। Today NTSC stage 1 result is out. तो जो तुमने 10th में दिया होगा, यदि किसी बच्चे ने दिया होगा तो, और अच्छी बात है अभी तक मुझे जो रिजल्ट पता लगा है टोटल 7 स्टूडेंट, मतलब 330 तक मुझे जो पता लगा था 7 स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन एनटीएससी स्टेज 1 फ्रॉम रेजोनेंस, जिसमें स्टेट रैंक 12 ओपन कैटेगरी, स्टेट रैंक 18 ओपन कैटेगरी, ये 2 रैंक है अभी हाईएस्ट, जो बहुत अच्छी रैंक है, मतलब पूरे महाराष्ट्र में 12th रैंक ओपन कैटेगरी में कौशल मुरानकर। और वो बच्चा रेजोनेंस में जहां तक मुझे ध्यान है 2000 मतलब 19 से वो अपने 9th स्टैंडर्ड में था तब से यहाँ पे 18th रैंक, उसमें स्टेज 1 में पूरे महाराष्ट्र में आर्य जोशी, दोनों तुम्हारे ही बैच के बच्चे हैं क्या? और अगेन और भी बच्चे हैं फिर जिनका सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद अभिषेक गुप्ता है 300 समथिंग रैंक, तनिषा हसे है, उसका भी मतलब रैंक मुझे भी याद नहीं है, बट 12th and 18th रैंक दे आर एक्चुअली क्वाइट गुड रैंक पूरे स्टेट में, तुम सोच सकते हो। They have prepared for NTSC and they have been studying in resonance for last 2 years, 3rd year उनका है। No doubt if we start early तो उसका एक एडवांटेज रहता है हमेशा थोड़ा सा कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब एनटीएससी का मैं खुद भी बताऊं, I had given NTSC exam in my 10th standard but मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है बट एनटीएससी में सिलेक्शन उतना इजी नहीं होता है, थोड़ा टफ होता है। इवन आईआईटी में मैं अपने फ्रेंड्स का बताऊंगा, मतलब हम 4 लोगों का एक ग्रुप था जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, मतलब एक क्लोज सर्कल था, उसमें से चारों ने डेफिनेटली एनटीएससी दिया था 10th में, बट 3 बच्चों का नहीं हुआ था, एक का हुआ था, और जिसका एनटीएससी हुआ था वो आज आईएएस ऑफिसर है। मतलब एनटीएससी उसने दिया बिना किसी कोचिंग के 10th में, उसने आईआईटी का एग्जाम दिया था बिना किसी कोचिंग के, और 12th के बाद उसका मतलब आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, एनटीएससी में हुआ, और उसके बाद आईआईटी फाइनल ईयर में उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया जो आईएएस के लिए होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो एग्जाम उसने क्लियर किया, वो भी बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से।
और फाइनली उसे जो उसका फर्स्ट ईयर में उसे सिलेक्शन हुआ, IRS मिला था, ऑल इंडिया रैंक कुछ 500 था, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिला। देन ही अगेन गिव द एग्जाम टू इम्प्रूव द रैंक, उसने वापस दिया, देन ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 57, तो फिर उसे IAS मिल गया। सो फाइनली वो भी उसका जो होम टाउन है वो झारखंड था, बोकारो से था एग्जैक्टली वो मेरा फ्रेंड। तो झारखंड उसने फर्स्ट प्रायोरिटी फिल किया था, वो नहीं मिला। फिर सेकंड प्रायोरिटी उसने बिहार फिल किया था, तो उसके होम टाउन के पास था, उसे फिर वो मिला। मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर, दोनों में से एक, यूपी में एक बिहार में, मैं कंफ्यूज होता हूं हमेशा। जो भी बिहार में, वहां पर भी वो IAS से मतलब पोस्टेड है। चलो, तो जस्ट बता रहा हूँ, मतलब यूपी ये NTSC का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे IIT निकाल लेते हैं बट NTSC नहीं निकलता है। काफी अच्छा एग्जाम होता है, जो देना चाहिए, एक ही बार चांस मिलता है देने का 10th में, मिस नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने इतने साल पहले भी दिया था वो एग्जाम, और मुझे ही पता था सिलेक्शन नहीं होना है, जस्ट जाकर दे दिया था। मतलब पता भी नहीं था NTSC एग्जाम में पैटर्न क्या होता है, क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। बस किसी ने बोला एग्जाम देना, चलो दे देते हैं। 50 रुपीज का फॉर्म था उसका उस टाइम, आई डोंट नो भी कितने का। कितने बच्चों ने NTSC दिया था, एक बार हैंड रेस करो। ठीक है, काफी कम बच्चों ने दिया था। देना चाहिए, एग्जाम्स नहीं छोड़ना चाहिए, पता है अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। ये इतने नेशनल लेवल के एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम है, सिलेक्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने NTSC भी दिया, मैंने इसके बाद एक एग्जाम कौन सा होता है उसके लिए, एनडीए का भी दिया, उसमें भी नहीं हुआ, बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिला कि हाँ ये एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, क्या होता है। तो एग्जाम सारे, तो एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम है। और इस माइंडसेट से मत दो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, वो लाइफ में कभी चांस नहीं मिलेगा। मैंने दिया था, एटलीस्ट मुझे पता तो है कि एग्जाम कैसा होता है, मैं किसी को गाइड तो कर सकता हूँ। सी 100 सेंटीमीटर इनवर्स, 1 सेंटीमीटर लिखा गया है यहाँ पर। 1 सेंटीमीटर को 100 ये एज इट इज चल रहा है। 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। अब 10 टू द पावर -2 को ऊपर लेके चले जाओ, तो ऑलरेडी 100 था, एक और 10 टू द पावर -2 +2 में आ गया। इसके बाद इस स्टेप पे चले जाएंगे 10 टू द पावर +4, 1 मीटर इज मीटर इनवर्स। डेफिनेटली 100 सेंटीमीटर यदि 1 मीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स तो नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंट होगा, राइट। इज दैट ओके। कन्वर्जन 1 सेंटीमीटर, अब मीटर में कन्वर्ट किया और इसको ऊपर लेके चले गए। Is there any doubt? चले हम आगे। Yes, sir. अपूर्वा, अथर्वा, कॉपी हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट टर्म वेव वेलोसिटी, denoted by V or C. Anyone? What is velocity? Normal velocity? जल्दी बोलो, वेलोसिटी तो पता होगा। Rate of change of momentum. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, कितना मीटर पर सेकंड ट्रेवल किया जा रहा है,
So what do you think? What is wave velocity? When wave is moving from one point to another point, the rate of change of position of wave, the rate of change of position for the disturbance, जो disturbance का movement हो रहा है, yeah, वही wave velocity होगा. It is the distance traveled by the wave per unit length. Unit क्या होंगे इसके? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट. सर स्क्वायर क्यों नहीं आएगा? सॉरी, एक मिनट, मैंने पर लेंथ लिख दिया, पर यूनिट टाइम. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम. जनरली जो c होता है that denotes velocity of light, velocity of electromagnetic radiation, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum. For light slash electromagnetic radiation. Wave velocity के लिए you can also write lambda by t. अभी के लिए इतना लिख लो, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा ना कि कहां से आया है. v और c, that is velocity, wave velocity.
टाइम पीरियड, बोर्ड पे देखो फिर कॉपी करना. इट इज अ टाइम ड्यूरेशन इन विच wave complete its one cycle, one oscillation. Clear? Or we can also say that it is a time duration in which the distance traveled by the wave is lambda. When wave travel a distance which is equal to lambda, then it is called time period. इतना distance उसने travel किया उसे हम lambda बोलते हैं. Clear है? Yes, sir. Excuse me, sir. एक मिनट ना, इसका यूनिट सेकंड. देखो डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में. सो डिस्टेंस अपॉन कैपिटल टी विच इज टाइम, लैम्डा बाय टी इज सी और वी. तो ये यहां से डिराइव हुआ है. ये वो टाइम है जिसमें वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. लैम्डा बाय टी इज सी. बोलो क्या बोल रहे हो? सर इसका फॉर्मूला 1/लैम्डा आएगा ना, है नहीं? फॉर्मूला 1/लैम्डा. 1/लैम्डा तो वेव नंबर का था ना. हाँ 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 सर. कैन एनीवन डिफाइन फ्रीक्वेंसी? क्या होता है फ्रीक्वेंसी? अपूर्वा. अपूर्वा, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? जनरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैं एक दिन में 3 बार खाना खाता हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई. क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट? Rate नंबर्स, per second. Number of oscillation. नंबर्स पर यूनिट टाइम, कुछ ऐसा हो सकता है. सो इट इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकन बाय द वेव पर यूनिट टाइम. ऐसे कितने साइकिल, कितने ऑसिलेशन वेव एक सेकंड में कंप्लीट कर रही है. क्लियर? वो हो गया फ्रीक्वेंसी. एक ऑसिलेशन लेने में कितना टाइम लग रहा है, वो है टाइम पीरियड. 1 second, the number of oscillation taken by the wave is frequency. Is that okay? Yes, sir. डेनोट किया जाता है एफ से, और दिस साइन विच इज कॉल्ड न्यू, एन यू, इसे न्यू पढ़ा जाता है. बी बनाया और थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया, कुछ ग्रीक लेटर है एन यू, न्यू. जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ तो न्यू से डिनोट करेंगे. दूसरा कुछ पार्टिकल, कुछ वेव्स रहे तो फिर एफ से करते हैं.
Sir, what does CPS and RPS mean? Anyone can tell me what is CPS and RPS? क्या होना चाहिए इसका फुल नेम? हिरम, हिमांशु? Cycle per second. Cycle per second and revolution per second. If you want, you can write there. Cycle per second and revolution per second. All four are SI unit and identical. Second inverse, hertz, cycle per second and revolution per second. फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड. ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. हाउ टू गेट फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड इन t सेकंड. जो टाइम पीरियड दे रखा है, वी कैन हैव 1 रिवॉल्यूशन. क्लियर? हमें चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड. t सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में 1 बाय t रिवॉल्यूशन. सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, दैट इज 1 बाय t. सो फ्रीक्वेंसी हो गया 1 बाय t. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, Yes, sir. sir. अब आ जाते हैं वापस इस रिलेशन पर. c इक्वल टू लेमडा बाय टी. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? c इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू 1 बाय टी कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी. Yes, Yeah. sir. t बाय लेमडा इज न्यू. ये एक रिलेशन आया. फ्रीक्वेंसीज c तो कांस्टेंट है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम. c इज कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम फ्रीक्वेंसी, जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी. इसे एक और रिलेशन बता देता हूं मैं. एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द एनर्जी, लेसर द वेवलेंथ. ये कहां से आया? ये नेक्स्ट थ्योरी में डिराइव करने वाले हैं. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया. बट अभी के लिए लिख लो. और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ बच्चे, मतलब हमने स्टार्ट किया था 32 से अब 38 स्टूडेंट है. आई डोंट नो कि क्या कर रहे हो तुम लोग. मतलब 15-15 बिजनेस में लेट ज्वाइन कर रहे हो 75 मिनट्स के लेक्चर में. सी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई. हम कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. और ये एग्जाम मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सब आईआईटी में चले जाएं. हाँ, टारगेट हमें वो रखना पड़ेगा. हम टारगेट देखो, कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है. डेस्टिनी चलो जो जहां लाइफ ले जाएगी ले जाएगी. बट जो हमारे हाथ में है दैट इज हार्ड वर्क दैट वी कैन डू, सिंसियरिटी दैट वी कैन हैव. क्लियर? हमें एटलीस्ट 2 साल के बाद ये फील ना हो कि हमने सिंसियरिटी नहीं रखी, हमने हार्ड वर्क नहीं किया. मतलब तुम अभी कुछ टाइम के बाद तुम्हारा और सारे बैचेस का सिलेबस एट पार आ जाएगा. जब सिलेबस एट पार आ जाएगा उस टाइम पर मतलब जो भी टेस्ट होंगे तो सारे बच्चों के बीच में होंगे, नासिक के भी, बाहर के भी बच्चों के बीच में, जो रेजोनेंस के दूसरे सेंटर पर भी है. तुम्हारा एक रैंक तो आएगा सेंटर रैंक, एक आएगा ऑल रेजोनेंस रैंक. और तुम उन बच्चों में भी कॉम्पीट कर रहे होंगे. मैं लिख के दे सकता हूँ. हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो आईआईटी में टॉप 100 भी डिजर्व करते हैं. आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 भी ला सकते हैं. तो ऐसे बच्चों के बीच में बैठ के तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट अपना 100% दो. मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ हर किसी बच्चे का सेम कैलिबर होता है, सेम रैंक आता है. नो डाउट हर किसी का अपना अपना एप्टीट्यूड लेवल होता है. सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता कि सेम लेवल पे चले जाए. बट कुछ चीजें हमारे हाथ में है. सिंसियर रहना, टाइमली क्लास ज्वाइन करना, लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाना, लेक्चर के बाद लेक्चर नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करना. मतलब बेसिक सी चीजें वो तो हम कर सकते हैं. क्लियर? तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर लें एटलीस्ट, ताकि हम हमारी लाइफ में जो हमारे लिए लिखा होगा वहां तक हम पहुंच जाएं.
जितना हम डिजर्व करते हैं। और अगेन मेरा स्ट्रांगली मैं इसमें बिलीव करता हूँ हर किसी पर्सन का, स्टूडेंट का एडिशन 100 होता है। यदि तुम यहाँ पर हार्ड वर्क करके भी उतना अचीव नहीं कर पा रहे हो जहाँ कोई और बच्चा कर रहा है, मे भी पॉसिबल लाइफ में तुम कहीं फ्यूचर में जाके बहुत अच्छी चीजें अचीव करो। तुम इस चीज में अच्छा नहीं कर रहे हो, किसी और चीज में अच्छा करो, बट जो चीज हमारे हाथ में, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कहीं मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ अच्छा कर सकते हो। और ये 2 साल 11th एंड 12th दे आर द टर्निंग पॉइंट। मतलब ऑलरेडी तुम्हारे सामने एक चैलेंज है कि अब हमारे लाइफ का पूरा टारगेट, पूरा जो डेविएशन है ना यहाँ से सेट हो रहा है। इस चीज की डेप्थ को हम समझ ही नहीं पाते काफी बार। मैंने पहले भी तुम्हें बताया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। आफ्टर 10 years, 15 years, 20 years down the line, क्लियर, तुमसे यदि कोई पूछेगा व्हाट हैव यू डन, व्हाट आर यू अप टू, तुम बताओगे आई एम डूइंग जॉब हियर एंड आई एम केमिकल इंजीनियर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यदि इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्लियर, और इंजीनियरिंग के बाद तुम और हायर के लिए चले जाओ तो आई एम मास्टर्स इन दिस, मतलब जो भी तुम करोगे। बट जो तुम्हारी आइडेंटिटी है तुम्हारे लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेगी जब तुम 60 साल के भी हो जाओ। मतलब तुमने सुना होगा घर पे भी कि वो रिटायर्ड है और वो डीएसपी थे, वो इंजीनियर थे, वो चीफ इंजीनियर थे इस कहीं पे भी एक्सवाईजेड में, या वो ये थे, तो उनकी आइडेंटिटी हमेशा उनके साथ रहेगी, लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहती है, अपने साथ रहती है आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी कब बनती है? जब तुम ग्रेजुएशन करो। अब जितने अच्छे जगह से ग्रेजुएट होगे, डेफिनेटली उतनी बेटर तुम्हारी आइडेंटिटी रहेगी। और वो तुम कितने अच्छे जगह से ग्रेजुएशन करोगे कब डिसाइड होगा? एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस, और वो ये 2 साल। मतलब तुम अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट पर हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितना उसको बेटर वे में ले जा सकते हो। और ये हमने 2 साल लूज कर दिए तो डेफिनेटली हमने बहुत कुछ लूज कर दिया। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है, बट हमारे पास गेन करने और लूज करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। तो यदि हमने हार्ड वर्क नहीं किया तो डेफिनेटली वी आर लूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स हियर। 2 साल समझो सिर्फ। मैं शायद मैंने पहले भी बताया, मैं पर्सनली अपना भी बताऊं, 10th का मेरा रिजल्ट सीबीएसई का 59% था। तो 10 के एग्जाम के पहले 15 मिनट भी पढ़ लिया हो तो क्या बात है, 15-20 मिनट भी पढ़ लिया हो, मैं सिंसियरली बैठ नहीं पढ़ता था मैं बिल्कुल भी। 10 तक भी नहीं पढ़ा, कॉलेज में चलो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ लिया। बट ये 11th एंड 12th जेई प्रिपरेशन 2 साल मतलब जस्ट रियलाइज किया कि एक्चुअली अब मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या होने वाला है। मतलब सिर्फ वो अच्छे से रियलाइज कर लिया, फील कर लिया कि हाँ ये 2 साल मुझे अब डेडिकेटेडली पढ़ना है। मतलब इस लेवल तक करना है, यदि मैं बस में ट्रेवल भी कर रहा हूँ ना आधे घंटे तो मेरे सामने बुक होनी चाहिए। और ऐसा था एक्चुअली। मतलब यदि मैं कहीं मेरे होम टाउन भी जा रहा हूँ, इंदौर से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वहां से 100 किलोमीटर था, 2 घंटे का मैं ट्रेवलिंग भी कर रहा हूँ, तो उस 2 घंटे भी मेरे सामने नोटबुक, एटलीस्ट लेक्चर नोट्स रिवाइज कर लूँ, तो अपना टाइम 1 मिनट भी लूज ना कर। तो ये ऐसा है, इतना डेडिकेशन होगा तब जाके चीजें बनती हैं। तो वो 2 साल शायद लाइफ में मेरे लिए मैंने इतनी मेहनत की, शायद पूरे लाइफ लॉन्ग मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू कॉलेज। आईआईटी में 4 साल में, टोटल 4 साल में शायद इतना मैं पढ़ा हूँ कि 6 महीने जेईई की प्रिपरेशन में पढ़ लिया। तो आईआईटी में भी जाके हमें इतना नहीं पढ़ना होता है, क्लियर। ये सिर्फ ये टाइम ऐसा है जो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लोगे सही रहेगा, क्लियर। फिर एक बार तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया ग्रेजुएशन के लिए, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ में मेहनत नहीं करनी पड़ती, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, बट फिर हार्ड वर्क ऐसी जगह करना होगा जो मतलब हमारे रूटीन लाइफ में रहेगा, हमें पसंद रहेगा। फिर हमें ये जो चीजें हमें पसंद हो ना हो हमें करना ही। पर तुम जॉब ऐसी जगह करो, एक बार आईआईटी में चल जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तुम्हें लगता है कोई स्टार्टअप करना है, कोई नई कंपनी बनानी है, कोई नया प्रोजेक्ट करना है, तुम उसमें काम करो। तुम्हें लगता है कि इस टाइप की कंपनी में जॉब करना है, तुम्हारे सामने 10 ऑप्शन होंगे, यू कैन चूज ऑप्शन। और कहीं और से क्या तो हमारे सामने 10 का एक भी ऑप्शन नहीं होगा फिर ढंग से। तो जब हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, हम चूज कर सकते हैं, तो वो ठीक है। हम लाइफ में घर ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ सोफे पे बैठ के ऐसे रहेंगे, कुछ तो हमें करना ही, बट हम वो करें जो हमारी पसंद का हो, तो डेफिनेटली वो बहुत मैटर करता है, क्लियर। हम पे फोर्स नहीं किया गया हो कि नहीं हमें यही 10,000 20,000 का जॉब करना है, ऐसा फोर्स नहीं किया होगा। तो थोड़ा सा सिंसियर रहो, टाइम मतलब टाइम को समझो बस। एक चैलेंज तुम्हारे सामने ऑलरेडी अपने करियर को बनाने का, दूसरा चैलेंज नेचर ने तुम्हें दे दिया है कोविड के रूप में। ऐसा है तो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको जो है वो है, बट सभी के लिए, सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए नहीं।
पूरे इंडिया में जितने बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए, क्लियर? तो सबके लिए तो ठीक है, उससे भी हम एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। I actually know कि this is not the way of study। हम बचपन से इसे नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन स्क्रीन के सामने टीचर हैं और मन नहीं लग रहा है, आधे टाइम हम सोफे पे सो रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, बीच में 3 बार तो पानी के लिए उठ गए हैं, कभी क्या हो रहा है, हमें पता है ये मोड नहीं है हमारा पढ़ने का, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ। जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, हमें इसी वे में, बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। तुम सब कुछ तुम्हारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है, तुमने यदि अंदर से सोच रखा है कि नहीं हमें करना ही है, तो फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मोड में हम जा रहे हैं। और यदि हम अंदर से स्ट्रांगली नहीं, हम स्ट्रांग है चीजों को लेकर, इतने स्ट्रांग हमारे बिलीफ नहीं कि हमें करना ही है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। या तो 2 साल बाद तुम्हें ये फील ना हो काश और कुछ कर लेते तो ये हो। और अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये 2 साल तुम हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तुम इवन तुम इंजीनियरिंग करो या ना करो वो भी मैटर नहीं करता है, तुम लाइफ में जहां भी रहोगे ये 2 साल का हार्ड वर्क और इससे चीजें जो सीखी है तुमने, मैं नहीं बोलूंगी साइंस सीखा है, ये सीखा तुमने ये होगा 2 साल के बाद 80 85 90% में किसी से परसेंटेज पूछूंगा ना, 10th का तो चलो रिजल्ट ही नहीं है, 9th का पूछूंगा, मुझे पता है किसी भी बच्चे के 80 85 से कम नहीं हुए, 95 98% वाले भी बच्चे होंगे। बट यहाँ पर अब बात आती है परसेंटेज की, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है एडवांस के पेपर में, तो मैं यदि 40-50% भी ला रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब ऐसा भी सिचुएशन होगी 10% 15% नेगेटिव मार्क्स भी आ रहे हैं कभी कभी, तो ये अप डाउन सब चलता रहेगा। इसी अप डाउन से जो हम सीखेंगे कि इतना स्ट्रगल, उसके बाद भी हमें उठना है, खड़े होना है, फिर चलना है। मतलब इतने मार्क्स नहीं आ रहे फिर भी 5-5 6 घंटे में पढ़ते रहना है, मतलब ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग बनाता है अंदर से चीजों। मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, बट लाइफ में तुम जब आगे जाओगे रियलाइज करोगे फिर कि तुम कितने स्ट्रांग हो गए। मतलब ऐसी फीलिंग आती है चलो अब तो कुछ भी आ जाए सामने, देख लेंगे कर लेंगे। मतलब मुझे एक्चुअली ऐसी फीलिंग आती थी आईआईटी की प्रिपरेशन के बाद, मैंने कहा अब तो इतना इतना फ्रस्ट्रेशन झेल लिया है कि अब तो लाइफ में कोई किसी भी लेवल का फ्रस्ट्रेशन आ जाए, मतलब इतना इजी उसे एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आईआईटी की प्रिपरेशन अपने आप में बहुत स्ट्रांग बनाती है, बट कब, जब तुम उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो तब। कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि मेरे तो 90 मार्क्स आ रहे थे, 90% आ रहे थे, 10% 20% आ रहे हैं। तो ऐसा है कि तुम उसको किस वे में अडॉप्ट करते हो वो मैटर करता है। हम उसको समझे रियलिटी को, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग उसे डील करें। राइट? क्लियर? अमन, Yes, sir. कल्याणी, कनिष्का, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वेव प्रॉपर्टी, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में ही नेक्स्ट सब हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मुझे एक लाइन लिखानी है, डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। लिखाऊं? Yes, sir. Yes, sir. दिस, मैं डबल रिपीट नहीं करूंगा ना, सुनना अच्छे से सब। दिस आर द रेडिएशंस, दिस आर द रेडिएशंस in which electric field and magnetic field, these are the radiations in which electric field and magnetic field are fluctuating. Electric field and magnetic field are fluctuating perpendicular to each other, fluctuating perpendicular to each other and
perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट हो रही है और लेट से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट हो रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट हो रही है, तो वे ऑफ प्रोपगेशन ये है। वे ऑफ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी क्या फ्लक्चुएशन है क्या नहीं है बहुत डिटेल में फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड वेव्स एक चैप्टर है प्रॉपर, यहाँ पे थोड़ा सा यूजेस इसलिए बता दिया है मैंने। अब इसमें कौन कौन से रेडिएशंस, EM radiation or the radiation which are coming from the sun, जो sun से radiations आते हैं, the radiation emitted by source of light present in our room, वो भी EM radiations emit करती हैं। या इसमें कुछ EM radiations के पार्ट में बताता हूँ। Cosmic rays, clear? Sir, Cosmic we have to rays, note this. sorry, We have to note this also. हाँ पहले सुन लो फिर कॉपी करना। Cosmic rays is the part of EM radiations. Gamma rays are the part of EM radiations. Gamma rays के बाद X rays, सुने रेडिएशंस के नाम कभी पहले? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Infrared. Then ultraviolet, जिसे UV रेडिएशंस भी कहा जाता है, सैनिटाइजेशन में यूज आता है, कोविड वायरस को खत्म कर देता है। क्लियर? यूवी रेडिएशंस, इसके बाद आता है विजिबल, Infrared. क्लियर? विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड, जिसे IR कहा जाता है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब हीट रेडिएशंस, राइट? इसके बाद इसमें आता है माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। अच्छा, ये मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा है। किस ऑर्डर में लिखा है? सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती कॉस्मिक रेज, हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं, देन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम हियर टू हियर। सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स का, सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज का। सो ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। Sir, source of this rays. एक मिनट ना, ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। यदि वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा तो जस्ट अपोजिट, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ मैं लिख देता हूं यहां पर, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे हो? The source of these radiations, from where it comes? The source of these radiations, we have various sources. The major source of all these radiations are sun. Sun Or can the- emit all these radiations. How to glowing objects. Basically, all the radiations that we can observe, they are the form, they are a part of this thing. Now the Sir, question radio is, waves also. all such type of radiation from any one source? Yes, that is sun. Sir, radio waves also. Yes, yes. Sun can emit infinite types of radiations. जितने, ये तो कुछ लिखे हैं, कुछ के नाम भी नहीं लिखे, जो मेजर उनके नाम लिख दिए मैंने बस। Yes, sir. सर इंफ्रारे के आगे क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो? इंफ्रारे के आगे क्या लिखा है? Not audible. मैंने पूछा सर इंफ्रारे जो आपने लिखा है उसके आगे क्या लिखा है? माइक्रोवेव्स, कुकिंग में यूज होती है ना माइक्रोवेव, माइक्रोवन। यस सर।
Sir, after visible, what is that written? After Greater than visible. the sign brand. Sir, after visible. Infrared. Infrared, microwave, radio wave, ultraviolet. Violet, sir. विजिबल के लिए हमें वेवलेंथ का रेंज पता होना चाहिए, दैट इज 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम. Violet maximum energy, minimum wavelength. Red maximum wavelength, minimum energy. सर बी के आगे क्या लिखा है? किसके आगे? सर बी के आगे मिनिमम लेमडा, मैक्सिमम एनर्जी ई. मैक्स सर बी के आगे, क्या? सर बी के आगे और वाई के पीछे, बी के आगे और वाई के पीछे. नहीं पता चला, मैं पूरा पढ़ देता हूँ. जी जी. Violet, VIBG है वो. विब्ग्योर. पता होगा ना विब्ग्योर, इसलिए मैंने बोला ही नहीं उसको. Violet, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. यस सर. चलो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें. You have to report answer in SI unit. जस्ट न्यूमेरिकली कैसे रिलेट करना उस पर बेस्ड है क्वेश्चन.
तुम्हारे बैच का जो नेम है वो चेंज करके J3 किया गया है ना, वो ऑफिशियली ग्रुप का भी चेंज कर दिया जाएगा। चलो आंसर आया किसी का? Madhura is present or not? Yes, sir. तुमने टेस्ट स्टार्ट करके बंद कर दिया था क्या? नहीं सर, वो कुछ तो भी ना इशू था कनेक्शन का, इसलिए। फिर वापस से दिया था टेस्ट? हाँ सर। चलो काफी बच्चों का आंसर आया है। मैं एक्चुअली तुम्हारा वो रिजल्ट ही निकाल रहा था, जो निकल गया है ग्रुप पे पोस्ट भी कर देता हूँ मैं उसे।
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेशन मेनली देख लो, किसी को कुछ डाउट है तो ए पार्ट, बी पार्ट, फ्रीक्वेंसी होता है c बाय लैम्डा, c इंटू वेव नंबर। 1 बाय लैम्डा हमने ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया है, सो 1 बाय लैम्डा को लिख दिया वेव नंबर c एस प्लीज कैलकुलेशन इजी करनी है। Is that okay? First question, both the part. क्या किसी को कैलकुलेशन में कुछ डाउट है? Frequency is c by lambda, wavelength will be c by frequency. Take everything in SI unit. 330 kilohertz. 1 kilo is 1000 unit. So kilohertz को hertz में convert करोगे into 10 to the power 3 आ जाएगा. Yeah. So 30 upon 3.33 into 10 to the power. इसको मैंने 3.3 किया तो 10 to the power 5, इसको 30 किया 10 to the power 7. So मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ पूरे ही 0 ऊपर गया 10 to the power 5 आ गया, 10 to the power 5 ये हो गया 10 to the power 3, so 3000 by 3.3 कैलकुलेशन कर लेना इसका 3000 by 3.33 आएगा। क्लियर? roughly 901 meter. Is that okay? Yes, sir. कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दिए गए थे, फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसके लिए किसी को यदि डाउट हो तो क्लियर कर लो दोनों में। होमवर्क अभी मैं कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा, सर सिर्फ सेक्शन ए होमवर्क में जो शायद पहले भी दे दिया एक्सक्यूज था। मी सर, तो नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा जरूर होमवर्क रहेगा। फिर बोलो क्या बोल रहे हो? सर वहाँ पर 330 into 10⁻³ कैसे किया आपने? किलो हर्ट्ज ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 किलो इज व्हाट 10 to the power 3 330 एज इट इज, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट किया। इज दैट ओके? यस सर। Conversion 1 kilo is 1000 unit, 1 kilohertz 1000 hertz, 1 kilogram 1000 gram, 1 kilowatt 1000 watt. चलो, is there any doubt clear? Shriya, Sudarshan, Swaroop, Utkarsh, Yash? No, sir. No, sir. No, sir. Session end करते हैं फिर हम। Yes, sir. Yes, sir. Okay, good night. गुड नाइट सर। Good night. Good night, sir.